वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंसेस हैं और उनकी क्या क्लासिफिकेशन है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन को डिटेल से समझेंगे और जानेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसमें सबसे पहली हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि किस प्रकार का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। रॉ मटेरियल के आधार पर सबसे पहली जो इंडस्ट्री हमने बताई थी वो थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो सारी इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है। ठीक है, इसी के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहली इंडस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब कपड़ा उद्योग, जो भी हम क्लोथ पहन रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री में बन रहा है उसको हम कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है, यानी पहले कोई एक, जैसे कॉटन की बात करें, पहले एक कोई कॉटन बॉल किसी प्लांट से हासिल करी जाती है, उसी कॉटन बॉल को पहले थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको वीव किया जाता है, फिर फैब्रिक निकलता है, उसी फैब्रिक को फिर कटिंग करके डिजाइन करके और आपका जो भी आप गारमेंट पहन रहे हो वो बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है। क्या क्या हेल्प करती है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को काम देती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी मिलती हैं। कैसे मिलेंगी? एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया से। क्या होता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। किसका? टेक्सटाइल का। तो टेक्सटाइल बाहर की कंट्रीज में भेजा जाता है, बेचा जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें मिलता है डॉलर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक वैल्यू चेन है, जिसमें रॉ मटेरियल से शुरुआत होती है और एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ हम चले जाते हैं। इस प्रोसेस को अगर देखा जाए तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो। क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहले कोई कॉटन बॉल है, उस कॉटन बॉल को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, स्पिनिंग करी जाती है, वीविंग करी जाती है, फिनिशिंग करी जाती है, फाइनल फैब्रिक निकलता है, कटिंग डिजाइन सेविंग करके और फिर हमारा गारमेंट निकल के आ जाता है। यानी कि लो वैल्यू प्रोडक्ट से हम कहाँ चले गए? हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे चले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल जो है उसमें अगर देखा जाए तो जो एंशियंट टाइम था, मतलब ब्रिटिशर्स से पहले का जो टाइम था, उसमें भी टेक्सटाइल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंडिया में करा जाता था। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के थ्रू इसको किया जाता था। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड था तो उसमें जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इनको बहुत ज्यादा सेटबैक मिला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का पूरा टारगेट किस पे हो गया था कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेना है, वहां अपनी फैक्ट्रीज में चीजें बनानी है और यहाँ पे सस्ते दाम में, मतलब इंडिया के कंपैरेटिवली सस्ते दाम में बेचनी है, ताकि इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाए, उनके कंपटीशन से बाहर हो जाए। ठीक है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बढ़ी, मार्केट बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, पोर्ट्स वगैरह का एक्सेस मिल गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल रही, तो ये इंडस्ट्रीज जो है काफी ज्यादा बढ़ गई, लोकलाइज होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगर इस इंडस्ट्री को देखें तो बहुत सारे लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करती है, जैसे फार्मर्स को जॉब प्रोवाइड करती है। जॉब प्रोवाइड कैसे? कॉटन की डिमांड है, ये इंडस्ट्री डिमांड क्रिएट करती है, तो फार्मर कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको इनकम मिलती है। कॉटन बॉल प्लकर्स जो हैं, जो भी इस प्लांट से इन कॉटन बॉल्स को तोड़ के अलग कर रहे हैं, उनको इनकम मिलती है। जो भी वर्कर्स इन सारी प्रोसेसेस में बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, उन सबको भी क्या मिलता है? काम मिलता है, जॉब मिलती है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क पर्संस को, वर्कर्स को ये वर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें मेन चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या है, कि स्पिनिंग जो यहाँ पे है ना, वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, यानी यहाँ पे ज्यादा होती है। जबकि बाकी जो चीजें हैं जैसे वीविंग हो गया, वो काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब हर जगह पर है, हर जगह पर वीवर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे जरी का काम है या फिर एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये सब कुछ जो है वो किससे होता है? स्किल्ड वर्कर्स करते हैं। ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम की चली आ रही
वो स्किल हैं उसी से करा जाता है। और इंडिया में काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का काम किया जाता है, बट एक बेसिक सा यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि ज्यादातर जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होता है वो बाहर भेज दिया जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक खादी का जिक्र अभी मैंने आपको बताया ही था, महात्मा गांधी जी वाला, कि चरखा काता जाता था, ठीक है, आपने सुना तो होगा ही कम से कम। खादी पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो जो खादी का अभी भी जो काम होता है उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो बेसिकली ये वाली जो इंडस्ट्री है काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है, जीडीपी को बूस्ट करती है, ठीक है। तो दोस्तों जानते हो ये क्या है, क्या है ये, पता है आप लोगों को क्या है ये, कैसा दिखाई दे रहा है, क्या प्रोडक्ट है ये है जूट बैग, ठीक है। तो इस बैग को बनाने वाली इंडस्ट्री को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जूट इंडस्ट्री, यानी जूट टेक्सटाइल की अब हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जूट टेक्सटाइल क्या है, जूट टेक्सटाइल, जूट के बारे में आपने एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है जूट, जूट वही फाइबर है जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे गोल्डन फाइबर, याद है आपको, क्या बोल रहे थे, गोल्डन फाइबर, ड्यू टू इट्स कलर, जो इसका कलर होता है उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। तो जो जूट प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में वही बूस्ट देता है किसको, जूट इंडस्ट्रीज को। जूट इंडस्ट्री क्या करती हैं, उसी को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं और फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करके देती हैं। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि जो जूट गुड्स बनाता है वो सेकंड प्लेस पे आता है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, फर्स्ट प्लेस पे है बांग्लादेश, तो ये याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके जो मिल्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं, और स्पेशली ऐसे एरियाज में जो कि हुगली रिवर के नियर बाय लगते हैं, क्योंकि जूट प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए था, हमें वाटर रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए थे, ठीक है। तो याद होगा आपको कि ये भी कहाँ पाया जा रहा था, ये भी पाया जा रहा था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये याद रखना। फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें कह रहा है कि जूट प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जरूरी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए। तो ये जो हुगली बेसिन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो पाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट तो है ही क्योंकि रिवर है, यहाँ पे जो रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है और कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। रॉ मटेरियल इजीली आसपास में ही अवेलेबल हो जाता है, और यहाँ पे जब जूट को प्रोसेस किया जाता है तब भी हमें बहुत सारा वाटर यूज करना होता है, वो भी यहाँ पे मिल जाता है। इसमें कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और उसके जो नियर बाय स्टेट्स हैं वहां से लेबर भी हमें कंपैरेटिवली कम प्राइसेस में मिल जाता है, चीप लेबर हमें मिल जाता है जिसको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता। और साथ में कह रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलकाता जो है वो लार्ज अर्बन सेंटर है, जो कि क्या कर रहा है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। कोई भी बिजनेस है तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज उसको चाहिए, तो कोलकाता क्या करता है, इसको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर क्या पता चला हमें कि जूट इंडस्ट्री जो है वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड है वेस्ट बंगाल में। रीजन क्या है, जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो रॉ मटेरियल इजीली मिल गया, दूसरी बात इस इंडस्ट्री को वाटर ज्यादा चाहिए तो हुगली रिवर से वाटर मिल गया ज्यादा से ज्यादा, तीसरी बात ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो इजीली मिल जाती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और एक पॉइंट इसमें आ गया कि कोलकाता जो है वो एक अर्बन सेंटर की तरह यूज होता है, जहां से फाइनेंस और जो भी मनी रिलेटेड चीजें हैं वो इजीली टैकल हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें फेवरेबल क्या कर देती हैं, यहाँ से इन कंडीशंस को बना देती हैं कि इसी जगह पर यानी वेस्ट बंगाल में ही जूट की जो भी इंडस्ट्रीज है वो सेटअप करी जाए। अब देखो ये क्वेश्चन किया है हमने, बट इनडायरेक्टली एक और क्वेश्चन हो गया ना आपका, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट होने के लिए कौन से फेवरेबल पॉइंट्स होते हैं, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। क्या क्या, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो, वाटर रिसोर्सेज आसपास में हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो और चीप लेबर अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से, पहला क्वेश्चन जूट इंडस्ट्री, दूसरा क्वेश्चन लोकेशन के लिए कौन से पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, फेवरेबल लोकेशंस कैसे आप बता सकते हो। कंप्लीट है ये टॉपिक,
समझ आ गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुगर इंडस्ट्रीज। इस पिक्चर को देख के समझ तो आ ही गया होगा कि मेन हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, शुगर केन है। शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है, जो शुगर केन जूस है उसका एक्सट्रैक्शन करा जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस करी जाती है, फिर सेपरेशन करा जाता है, मतलब अलग अलग केमिकल्स के साथ या फिर जिन भी प्रोसेस के थ्रू उसको शुगर में कन्वर्ट कराना है वो किया जाता है। तो शुगर क्या है, शुगर क्या है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि शुगर केन से हमें मिल रहा था। इसको समझ लिया हमने डिटेल से। अब देख लेते हैं कि इंडिया का क्या इसमें रोल है। इंडिया जो वो सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में, शुगर के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है, जबकि खांडसरी और गुड़ जो कि इसी के प्रोडक्ट हैं, इसी से निकलते हैं, शुगर केन से ही बनाए जाते हैं, उसमें फर्स्ट प्लेस पे आता है। अब अगर इसमें देखा जाए जो रॉ मटेरियल है वो काफी ज्यादा बल्की है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो ज्यादातर जो मिल्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हीं एरियाज में लोकेटेड है जहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। तो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में इसकी जो मिल्स हैं वो लोकेटेड हैं। ठीक है, 60% इसमें से टोटल जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 60% जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है। ठीक है, साथ में कह रहे हैं ये सीजनल नेचर का है। सीजनल नेचर का क्यों है, क्योंकि जो भी शुगर केन है, शुगर केन की क्रॉप को पूरा 1 ईयर लगता है मैच्योर होने में। तो 1 ईयर लगता है तो एक बार ही तो मैच्योर हो पाएगी ना, तो उससे जो भी प्रोडक्ट मिला उसी के थ्रू फिर आप बना पाओगे। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखो तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज। तो रीसेंट ईयर में अगर देखा जाए तो रीसेंट ईयर्स में जो शुगर केन मिल्स हैं ये शिफ्ट हो रही हैं थोड़ा सा, और कंसंट्रेट हो रही हैं कहाँ पर, साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र में। ऐसा क्यों, क्योंकि शुगर केन के अंदर जो जूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, वो कंटेंट यहाँ के प्रोड्यूस में ज्यादा पाया जाता है। ये एक रीजन है। इसमें बेसिकली क्या है, जितना कूलर क्लाइमेट रहेगा तो वो ज्यादा अचीव होगा, जितना ड्राई क्लाइमेट होगा, जितना हॉट क्लाइमेट होगा तो उसमें क्या होगा, जो सुक्रोज है वो कंपैरेटिवली कम होता चला जाएगा, वेट उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए ये वाले एरियाज हैं जहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है।